व्यूअर्स, एशियन मेल कम्युनिकेशन के स्टूडियो से आपका खैर मकदम है। अहम बात आपके साथ आज डीडीसी इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। इस सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है सियासी तज्जिया निगार राजा मुनीब साहब को, और इसके अलावा गुफ्तगू में शामिल रहेंगे एशियन मेल के मुदीर आला जनाब रशीद राहिल साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब से थोड़ी देर पहले डीडीसी इंतखाबात का पहला मरहला जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ, और वोटर टर्नआउट की जब हम बात करते हैं तो करीबन 30% के करीब अभी तक जो हमें इतलात मिली है वो टर्नआउट रहा है। किस तरह आप इन इंतखाबात को देख रहे हैं? अगर आप 2018 से इसको कंपेयर करते हैं तो ये एक जो यहाँ पर कश्मीर में हमने एक बनाया था कि जैसे पंचायत इलेक्शन हुआ 2018 में, वोटर टर्नआउट बहुत कम था, मैक्सिमम जगह बाइकआउट हुआ। उसके पीछे मेन रीज़न ये था कि जो लोकल पार्टीज थी वो उस वक्त कंटेस्ट नहीं कर रही थी, सरकार की लोकल पार्टीज कंटेस्ट नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि लगता है कि जो लोकल पार्टीज जो हैं, जहाँ तक इनका वोटर टर्नआउट का अपना एक शेयर है, ये उस पर एक रोल प्ले करते हैं। और जब ये कंटेस्ट नहीं करते हैं तो ग्राउंड पे बाइकआउट होता है, और जब ये कंटेस्ट करते हैं तो लोग बाइकआउट नहीं करते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि लोगों का क्या नज़रिया है, वो ये है कि अगर हम बात करते हैं कि क्या कश्मीर के लोगों ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तस्लीम किया है, तो हाँ, आज किया है। अगर आप पिछले इलेक्शंस के डेटा के हिसाब से आज के इलेक्शन का डेटा देखते हैं, इवन साउथ कश्मीर में अगर आप देखते हैं, कुलगाम में हैवी वोटिंग है, शोपियान में हैवी वोटिंग है एज कम्पेयर टू लास्ट इलेक्शन। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेन स्ट्रीम जो पार्टीज हैं, इनका जो रोल है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर पे, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बाइकआउट से बहुत बड़ा है। रशीद राहिल साहब, आप कैसे इन इंतखाबात को देखते हैं? कि मैं राजा मुनीब साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर देखा जाए को आलमी सतह पे एक डंडोरा पीटा जा रहा था कि यहाँ इंतखाबात में बाइकआउट होता है, 2% 4% वोटिंग हो रही थी, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो, अक्सर बेशतर बाइकआउट की कॉल दी जाती थी। और आज ये बात साफ हो गई है। मुनीब साहब ने सही कहा कि जो वोटिंग फीसद जो रहा है, उन एरियाज में जो ज़बरदस्त जहाँ कहा जा रहा है कि हालात ठीक नहीं है सिक्योरिटी के हवाले से, चाहे आप कुलगाम को लीजिए, चाहे आप शोपियान को लीजिए, चाहे आप अनंतनाग को लीजिए, एवं बारामूला डिस्ट्रिक्ट में और गांदरबल में हैवी पोलिंग हो रही है। 40-45%, 38%, 30% वोटिंग, ये कोई कम वोटिंग नहीं है। इट इंडिकेट्स दैट द इलेक्टोरल प्रोसेस हैव एक्सेप्टेड बाय द पीपल। नाउ द पीपल आर people of Jammu and Kashmir wanted development and wanted their elected representative in front of the central government. आपने इन इंतखाबात को लास्ट इंतखाबात के साथ कंपेयर किया। आप कह रहे हैं कि लोगों ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक्सेप्ट किया, माजी में भी वो एक्सेप्ट करते आए हैं, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर के सियासी हालात माजी के मुकाबले में मुख्तलिफ है। न दफ़ा 370 है, न 35A है, और न ही रियासती दर्जा है। गुपकार अलायंस एक पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर ये इंतखाबात लड़ रही है और जो मौक़िफ़ आया है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये भी एक वजह है इसलिए लोग आए, ताकि एक मैसेज आए कि जो फैसला मरकज़ ने लिया है? मुझे नहीं लगता। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर गुपकार वाकई इस इलेक्शन पर प्लान कर रही होती, आर्टिकल 3 से 370 वाकई इतना उनके करीब होता, सरपंच इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? उसके पीछे वो बाइकआउट क्यों किया? डीडीसी इलेक्शन लड़ने का क्या मतलब है? अगर आप कहते हैं कि हमको जमहूरी तरीके से 370 को वापस लाना है, पंचायती राज सिस्टम में सबसे ग्रास रूट जो है वो एक 5 एक सरपंच होता है। अगर आप 5 और सरपंच को बाइकआउट करते हैं और आप सिर्फ इसलिए लड़ते हैं कि हमको डीडीसी का इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि डीडीसी आपको मैं काट रहा हूँ, उसकी एक ये भी वजह है ना कि वो ये इंतखाबात पार्टी बुनियादों पर नहीं, ये इंतखाब मगर पार्टी बुनियाद डीडीसी इलेक्शन जो है वो पार्टी बुनियाद पर, ये एक वजह है। तो फिर अगर पार्टी बुनियाद पे थी, सरपंच इलेक्शंस पे इन्होंने बाइकआउट की कॉल क्यों दी? मैं कह रहा हूँ ना कि वो पार्टी बुनियाद पर इलेक्शन पार्टी बुनियाद पर नहीं हो रही। प्रॉक्सी तो खड़ा, हाँ, उस पर आप सवाल उठा सकते हैं कि प्रॉक्सी क्यों खड़े किए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि चूंकि ये इंतखाबात पार्टी बुनियाद पर हो रहे थे और इसलिए वजह है कि ये पार्टियां जो है इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले रही। नहीं, कदा माफ शौकत साहब, अगर आप मुझे इस बारे में सही, मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी इलेक्शन हो, वो पार्लियामेंट का हो, वो लोकल बॉडीज का हो, वो पंचायत का हो, छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो, सियासतदानों को कोई मुद्दा चाहिए।
जब मुद्दा सामने होगा तो इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है जी। आप 1987 को लीजिए, जब मुस्लिम मुत्तहिद महाज के बैनर तले दर्जनों तंजीमें, उसमें जमात इस्लामी थी, उसमें वो काजी निसार साहब की इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, बहुत सारी तंजीमें आपस में उन्होंने एक इत्तेहाद किया मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नाम से जी। और तब एक वेव चली। मैं समझता हूं कि पॉलिटिशियंस को बहाना चाहिए। आप गुफ्कार अलायंस की जहां तक बात है, उन्हें भी आज एक बहाना मिल गया और उन्होंने इत्तेहाद कायम किया ताकि वो बीजेपी को कश्मीर से नहीं लग रहा है। इंतखाबात तो मुद्दों पे ही लड़े जा रहे हैं, उनके हाथ में ये मुद्दा भी है। जाहिर सी बात है, वो सियासतदान है, सियासत ही करेंगे, उनको सियासत ही करनी है। बिल्कुल सही, आपने वजह फरमाया कि सियासत पे ही, मुद्दे पे ही लड़ना है। लेकिन मामला ये है कि क्या लोग किस नजरिया से देख रहे हैं, लोग किस तरह से उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, वो आगे कल जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो पता चल जाएगा। एक चीज सही जी और मकसद, ये दो अलग चीजें होती हैं। सही मुद्दा आप कुछ भी बनाइए, आपका मकसद क्या है इलेक्शन लड़ने का, वो इंपॉर्टेंट है और वो लोगों को समझ आता है। आपको क्या लग रहा है गुफ्कार अलायंस का मुद्दा? गुफ्कार का मकसद कुछ नहीं है। गुफ्कार का मकसद ये है कि अगर वो डीडीसी को भी बायकॉट करते, उनको पता था कि उनका जो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर है वो अंधेरे में आ जाता। दूसरी चीज, उनको ये भी पता है कि यहाँ पर पावर है, यहाँ पर पैसा है, ये हमको कंट्रोल करना है, जो वो आज तक करते आए हैं। पंच या सरपंच को वो एम्पावर करने में बिलीव नहीं करते, चाहे वो नॉन पार्टी हो या पार्टी हो, मगर डीडीसी चेयरमैन बनने में वो बिलीव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है पावर पॉलिटिक्स, लोगों को भी पता है पावर पॉलिटिक्स। आप ये जीडी की बात करते हैं, मुझे बताइए कहां पर आपने आपको कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऑफिशियली इन्होंने एक कैंडिडेट खड़ा किया, चाहे एनसी का कैंडिडेट खड़ा है, वहां पीडीपी ने प्रॉक्सी खड़ा किया, क्यों किया? अगर इनके बीच में इतना इतिहाद है, इनके बीच में इतना 370 का इतना प्यार है, तो एक दूसरे के खिलाफ ग्राउंड पे क्यों लड़ रहे हैं? सही कह रहे। आप क्या कहना चाहेंगे, ग्राउंड पर उम्मीदवार जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं? बिल्कुल। क्या कारकुन इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? असल में जहां तक कारकुन का सवाल है, कारकुन चाहता है, उसको रोजगार चाहिए, उसको तामीर तरक्की चाहिए, उसको नाली चाहिए, उसको सड़क चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। वो उन मुद्दे पे किसी भी पार्टी को वोट देता है, क्योंकि यहाँ आइडियोलॉजी तो किसी के पास है ही नहीं मौजूदा दौर में। पूरे इंडिया में अगर हम देखेंगे, कहीं पे भी आइडियोलॉजी की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है। इलेक्शन सिर्फ डेवलपमेंट पे लड़ा जाता है, रोजगार देने पे लड़ा जाता है, मुल्क की तरक्की और तामीर के लिए लड़ा जाता है। जहां तक यहां अलायंस का ताल्लुक है, लोगों को पता है, वो समझते हैं असल मुद्दा तरक्की का है। बाकी वो लीडरशिप का एहतियात नहीं मानते। कल के जो हरीफ थे, महबूबा मुफ्ती, जो उमर अब्दुल्ला के खानदान को 3 इडियट के नाम से पुकारते थे, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उसका बेटा उमर अब्दुल्ला, उसने कैटेगरी, इट इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि 3 इडियट्स है, और आज उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये लोग जानते हैं, लोगों को बखूबी इस बात का इल्म है। लिहाजा वहां वो ये देखते हैं कि हमारा उम्मीदवार जो मैदान में है, वो अलायंस का है, वो किसी और तंजीम का है, वो इंडिपेंडेंट है, उसकी क्षमता क्या है, उसका ताकत क्या है, उसके काम करने का ढंग क्या है। इफ his people is friendly, then they will give the vote। जो मैंने तस्वीर किया है इलाकों में नवंबर के भीगे मौसम में और शदीद ठंड में कोविड बहरान भी है, ये इंतखाबात हो रहे हैं, दिल्ली अपने मिशन में कामयाब हो रही है? बिल्कुल हो रही है। दिल्ली का मिशन क्या है? दिल्ली का मिशन है यहाँ के लोगों को ग्रास रूट पे पावर देने का। वो अपने मिशन में कामयाब हो रही है, लोग उसमें आगे आ रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे पीएचडी कर रही है, चाहे बीजेपी कर रही है, चाहे इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और लोग वोट देने भी निकल रहे हैं। राहल साहब के लिए मेरा मुख्तलिफ सवाल रहेगा। बीजेपी का जो दफा 370 को लेकर अपना जो स्टैंड है, इसके खात्मे के बाद से और फिर ये इलेक्शंस कराना, क्या ये बीजेपी की जीत है? देखिए, इसमें कोई दौराई नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जीत है। मैं बीजेपी का नाम नहीं लूंगा, मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इदारे हैं उनकी जीत है, क्योंकि वो दुनिया को बावर करना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक सेटअप कायम है, वहां लोगों के हाथ में पावर है, लोग खुद अपने उम्मीदवारों को चुन रहे हैं। मैं समझता हूं वहां पार्टी की बुनियाद वो नहीं सोचते हैं कि बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी, बीजेपी आएगी, कौन पार्टी आएगी। उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो
आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद उनको ये खदशा था कि पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आज वोटरों ने ये साबित करके दिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया है हम उसको तस्लीम करते हैं। इट इंडिकेट्स ऑन द ग्राउंड। ये मुख्तलिफ भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर कल को अलायंस, देखिए इंतखाबात जो लड़े जा रहे हैं वो मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं, और फिर जब जीत दर्ज होती है अगर सरकार में हुक्मरान जमात इंतखाबात जीत जाती है, तो वो फिर अपने एजेंडे को या अपने नजरिए को ये कहकर कहती है कि जी हाँ देखिए हमने डेवलपमेंट की और इंतखाबात लोगों ने हमारे हक में मैंडेट दिया। अगर अपोजिशन जीत जाती है तो वो फिर ये भी कहते देखिए हुकूमत को आवाम ने तस्लीम नहीं किया, हुकूमत की पॉलिसीज को आवाम ने तकसीम किया। ये मेरा सवाल जो बुनियादी है, अगर इन इंतखाबात में गुपकार अलायंस बड़ी जमात जीत कर बरकर आती है, क्या ये भी कहा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला मंजूर नहीं किया? नहीं, किसी भी सूरत में जो मैं समझता हूं लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी के नाम पे। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड द ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन, उसको डस्टबिन में फेंका गया। इट मींस कुछ नहीं होने वाला है। आपने देखा कि पीडीपी ने इलेक्शन लड़ा सेल्फ रूल के नाम पे, नहीं होगा। सेल्फ रूल के नाम पे मैं कहता हूं सेल्फ रूल के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया, और सेल्फ रूल के नाम पे पीडीपी ने 5 साल तक यहां हुकूमत की। आफ्टर दैट क्या बुनियादी मकसद ये है, देखिए इलेक्शंस का जहां तक आपका ये कहने का मतलब है कि क्या आर्टिकल 370 का मुद्दा है इसलिए लोग वोट कर रहे हैं, आप यही पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है कि अगर अलायंस को इन इंतखाबात में जीत होती है तो क्या ये मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंच जाएगी जी हमें आपका फैसला मंजूर नहीं है? जैसे उन्होंने कहा कि लोगों ने तस्लीम किया फैसला। ये डिपेंड करता है कि जीतने के बाद तो ये डिपेंड करता है कि जीतने के बाद ये गुपकार अलायंस बिहेव कैसे करेगी। ठीक है, जीतने से पहले इनका एक मुंह होता है, जैसे राहुल साहब ने सही कहा, इकोनॉमी का मुंह होता है, सेल्फ रूल का मुंह होता है। जीतने के बाद इनका कुछ होता है, जीतने के बाद ये वो फैसला करेगा किस स्टैंड पे रहेंगे, वो देखना है। इनका स्टैंड कभी भी असल में देखना ये है कि किस स्टैंड पे वो आगे रहेंगे। इलेक्शन करते हैं कश्मीर के मुद्दे पे, ठीक है, राज करते हैं किसी और मुद्दे पे, क्या इनका आज भी वही जो है सिस्टम है, क्या वही रहेगा? ये डिपेंड करता है देखने के लिए। अगर ये जीतते हैं थोड़ी सी सियासियात पर बात करते हैं। हमने देखा कल महबूबा मुफ्ती की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्हें खाना नज़रबंद किया गया और उनकी जो फ्रीली मूवमेंट है उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। जमहूरियत में तो हर एक शख्स आज़ाद होना चाहिए, और पॉलिटिकल एक पार्टी की वो सरबराह है, उन्हें हर जगह जाने की इजाज़त। हमने देखा कि पुलिस की जानिब से ये स्टेटमेंट आया कि वो खाना नज़र बंद नहीं है, सिक्योरिटी के वजूहात की बिना पर उन्हें पुलवामा द्वारा मनसूख करने के लिए कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी इजाज़त नहीं दी। देखिए, दो चीज़ें हैं, ये पहली बार तो हुआ नहीं है। अगर आपको याद होगा 2009 शुपियन में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, कितनी बार हुआ कि महबूबा मुफ्ती को पुलवामा नहीं जानती, शुपिया नहीं जानती। ये एक अनफॉर्चुनेट सिस्टम बन गया स्टेट का, और ये बदलना चाहिए। हर पॉलिटिकल लीडर को आज़ादी होनी चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी या अदर रीजंस या वायलेंस के रीजन की वजह से कभी कभी पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन किया जाता है, राइट? तो ये एक सिस्टम है जो यहाँ जिसमें तब्दीली आनी चाहिए। जाने दीजिए लोगों के बीच में, लोग एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो गलत मैसेज जाती है, लोगों को सही मानों में ये समझ आता है कि शायद डेमोक्रेसी का कत्ल किया जाता है, जमहूरियत को फलने नहीं दिया जाता है, जमहूरियत को फलने फूलने नहीं दिया जाता है। जैसे मुनीब साहब ने कहा कि खुली आज़ादी हर एक को देना चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने के लिए, ताकि वो लोगों के सामने बात रखे। यही तो डेमोक्रेसी। लीडर्स का भी इसमें एक रोल है। लीडर्स को जाके लोगों को भड़काना नहीं चाहिए, वायलेंस पे नहीं लाना चाहिए। अगर वो उस लेवल पर आते हैं फिर उनको नजरबंद रखना चाहिए। आपको लग रहा है कि कहीं तक अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसा आया जिसमें उन्होंने लोगों को? महबूबा मुफ्ती जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट परसों दिया है, सीएनएस को दिया है कि बीजेपी जो है यहाँ बंदूक और ग्रेनेड इस्तेमाल करेगी। मुझे लगता है कि लोगों की साइकी से बंदूक और ग्रेनेड जो है ये निकालना पड़ेगा। ये इन्होंने 2008-04 में भी लोगों के दिमाग में डाला, बंदूक और ग्रेनेड। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अहम बात आपके साथ का ये सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर
हमारी चैनल सब्सक्राइब करें।